टॉपिक है हमारा एफेमरल स्टोरेज। ठीक है, तो देखो कहीं कहीं पे आपको ना दो लाइन, अगर आप जैसे AWS का डॉक्यूमेंटेशन अगर स्टोरेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं पे एक लाइन लिखी रहती है कि EBS बैग्ड EC2 सर्वर। ठीक है, और एक लाइन कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, इंस्टेंस स्टोर बैक EC2 सर्वर या इंस्टेंस। ठीक है, तो देखो इन दोनों का मीनिंग क्या है। अगर मैं एक EC2 सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो प्राइमरी वॉल्यूम होता है, प्राइमरी पार्टीशन, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, तो उस प्राइमरी वॉल्यूम का जो बैकएंड का जो स्टोरेज है ना, वो दो टाइप का हो सकता है यहाँ पे। या तो आपने EBS बैग्ड का मीनिंग है कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा है EBS वॉल्यूम को यूज करके किया है। अगर आपने प्राइमरी पार्टीशन में EBS वॉल्यूम अगर चूज कर रखा है उसका एज अ रूट पार्टीशन, तो उसको यहाँ पे AWS वाले बोलते हैं EBS बैग्ड, मतलब उसका जो बैकएंड है वो आपका EBS है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इंस्टेंस स्टोर बैग EC2 सर्वर। तो इसका तो सीधा सा मीनिंग है, जो EC2 सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो इंस्टॉल किया है, उसका जो प्राइमरी वॉल्यूम जो आपने यूज कर रखा है वो इंस्टेंस स्टोर है। तो यहाँ पे इंस्टेंस स्टोर को ही हम क्या बोलते हैं, एफेमरल स्टोरेज बोलते हैं AWS में। तो जनरली आपको तीन तरीके से ये देखने को मिलेगा, या तो एफेमरल स्टोरेज बोलो, या फिर आप इसको क्या बोलो, इंस्टेंस स्टोर बोलो, या फिर क्या बोलो इसको, टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, तीनों ही वर्ड का मीनिंग सेम है, एफेमरल, इंस्टेंस स्टोर और टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज। अब देखो सबसे पहले तो अगेन इसका जो टाइप है, अगर आप मेरे से इसका टाइप पूछते हो, तो इट्स अगेन द ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो AWS में 3 टाइप्स का मैंने आपको ब्लॉक लेवल स्टोरेज पढ़ाया था। सबसे पहला EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, सेकंड टाइप है आपका एफेमरल स्टोरेज, एंड थर्ड हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अभी EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो सिंपल है, एक इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है, ये आपके सिस्टम के डेस्क की तरह काम करता है। जब आप कोई लैपटॉप या CPU या एक सर्वर पे काम करते हो, तो जब हमारे उस सर्वर में, लैपटॉप में जो इंटरनल ड्राइव होता है ना, उसको हम डैश बोलते हैं। ऐसा स्टोरेज जो आपके सर्वर से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है, इंटरनल ड्राइव की तरह आपका काम करेगा। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, तो AWS में इंटरव्यू में अगर आपसे पूछता है कि विच वन द स्टोरेज टाइप इज फास्ट कंपैरिजन टू अदर स्टोरेज टाइप इन AWS, तो आपको सिंपल में आंसर देना है एफेमरल स्टोरेज। कोई अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज आपका जो फास्ट रेस्पॉन्स देता है, जिसमें लेटेंसी बहुत ही कम हमको मिलती है, जिसमें IOPS और थ्रूपुट काउंट बहुत ज़्यादा है, वो कौन सा स्टोरेज है, दैट इज़ एफेमरल स्टोरेज। अगर आपसे बोलता है कि इसमें इलास्टिक का फीचर अवेलेबल है कि नहीं, अगर आप चाहो तो एफेमरल स्टोरेज को यूज करके उसके वॉल्यूम को एक सर्वर से डिटैच करके दूसरे सर्वर से अगर अटैच कर सकते हो कि नहीं, तो आपको सिंपल नो बोलना है। बिकॉज डैश का एक सीधा सा फीचर है कि इसको हम एट अ टाइम कहीं एक मशीन पे ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल, और इसका EBS और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको अगर मैं बताता हूँ, एक डिफरेंस ये हो गया, क्योंकि EBS वॉल्यूम क्या है हमारा, अटैच और डिटैच वाला जो फीचर है उसको वो सपोर्ट करता है, यानी कि वॉल्यूम को आप किसी एक सर्वर से डिटैच करके दूसरे सर्वर पे अटैच कर सकते हो। बट एफेमरल स्टोरेज में हम उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को किसी सर्वर से, EC2 सर्वर से डिटैच करके दूसरे EC2 सर्वर पे अटैच नहीं कर सकते, पहला डिफरेंस। EBS का जो प्राइसिंग मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ स्टोरेज, जितना वॉल्यूम का साइज आपने लिया है, वॉल्यूम के टाइप पे डिपेंड करता है कि क्या वॉल्यूम का टाइप आपने चूज़ करा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका प्राइसिंग देना होता है। ठीक है, तो कॉस्टिंग उसकी डिपेंड करती है स्टोरेज पे, द अमाउंट ऑफ EBS वॉल्यूम, जितना स्टोरेज आपने EBS वॉल्यूम का लिया उतना प्राइस आपको एट द मंथ ऑफ द एंड आपको पे करना होगा। लेकिन एफेमरल स्टोरेज क्या होता है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि नो चार्ज फॉर द स्टोरेज। इफेमरल स्टोरेज की जो प्राइसिंग है आपकी, इट डिपेंड्स ऑन इंस्टेंस टाइप। ठीक है,
तो आपकी जो लोअर कॉन्फ़िगरेशन के जो इंस्टेंस टाइप हैं उनके साथ आपको एफेमरल स्टोरेज नहीं मिलेगा। कहने का मीनिंग मेरा है जैसे टी करके जो फैमिलीज हैं आपकी, ठीक है, T2 माइक्रो हो गया, T2 मिनी हो गया, T2 मीडियम हो गया, T2 स्मॉल हो गया, तो इस टाइप की जो फैमिलीज हैं आपकी वहाँ पे आपको एफेमरल स्टोरेज नहीं मिलेगा। सीधा सा मीनिंग है मेरा कहने का, जैसे कि आपकी M टाइप की जो फैमिलीज हो गई जिनका इंस्टेंस टाइप M से स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको एफेमरल स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो बिलिंग होगा आपको स्टोरेज का पे नहीं करना, यू विल पे ओनली फॉर द इंस्टेंस टाइप, यानी कि जो आपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अपने इंस्टेंस के लिए लिया होगा, और AWS जितना चार्ज उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कर रहा है वो आपको मंथली में पे करना पड़ेगा, एट द मंथ ऑफ एंड आपको पे करना है। थोड़ा सा एक डायग्राम दिखा के मैं समझा देता हूँ। लेट सपोज ये AWS का डेटा सेंटर है और AWS ने क्या कर रखा है यहाँ पे डिफरेंट जैसे एक चेसिस को, इनको हम बेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एक चेसिस हो गया जिसको आप हार्डवेयर बोलते हो, ठीक है। और इनको जब वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनको हम बोलते हैं वे, ठीक है। तो ये हमारा एक वे हो गया। अब लेट सपोज इसमें उसने क्या कर रखा है, AWS ने 3 डिफरेंट सर्वर्स को लगाया हुआ है, ठीक है। और मैंने बोला कि ये मेरा सर्वर 1 है, दिस इज माई सर्वर 1 एंड दिस इज माई सर्वर 2 एंड दिस इज माई सर्वर 3, ठीक है। तो इफेमरल स्टोरेज क्या होता है कि इन सर्वर्स के, यानी कि इसको मैं वर्चुअलाइजेशन लेयर बोल सकता हूँ AWS की टर्मिनोलॉजी में, दिस इज द वर्चुअलाइजेशन लेयर, जो कि उन्होंने ऑलरेडी हमको अपने सर्वर्स को प्रोविजन करने के लिए कॉन्फ़िगर करा हुआ है, वर्चुअलाइजेशन लेयर। और एट द एंड आप करते क्या हो, अपने जो VMs आप प्रोविजन करते हो आपके ऐसे जाके, यानी कि जिस हाइपरवाइजर पर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी बाय डिफॉल्ट आपकी VMs वहाँ पे प्रोविजन हो जाती हैं। अगर मैं EBS की आपसे बात करता हूँ तो आपका स्टोरेज AWS का कहीं और रखा हुआ है, यानी कि उन्होंने इस EBS को, जो आपका नेटवर्क बेस्ड जो स्टोरेज है, उसको अलग सेंट्रलाइज कर रखा है। एंड देन आप क्या करते हो, नेटवर्क के थ्रू इस वॉल्यूम को यहाँ इस VM पे क्या करते हो, एक्सेस करते हो। तो कहीं ना कहीं आपका इस VM को जो स्टोरेज आपका मिला वो नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज है। तो मैं अगर स्पीड की बात आपसे बात करता हूं, तो अगर नेटवर्क में लेटेंसी है, नेटवर्क में आपको स्पीड नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, दैट मीन्स कि स्टोरेज भी आपका स्लो रेस्पॉन्स करेगा। लेकिन एफेमरल स्टोरेज की मैं बात करता हूं तो AWS ने क्या कर रखा है, जो ये सर्वर्स, जो फिजिकल सर्वर्स जो अपने डेटा सेंटर्स में लगा रखे हैं, उनसे कुछ लोकल स्टोरेज उन्होंने डायरेक्टली अटैच कर रखा है। तो आपके VMs को, अगर मैं इस पर्टिकुलर VM का बात करता हूँ, नेटवर्क से स्टोरेज ना मिलके, स्टोरेज अभी कहाँ से मिलेगा, डायरेक्टली आपके लोकल से। तो कंपैरिजन टू जो नेटवर्क से स्टोरेज आ रहा है और एक स्टोरेज आपको लोकल से ही मिल रहा है यहाँ पे, तो कौन सा फास्ट होगा? ऑफ कोर्स जो आपका डायरेक्टली अटैच स्टोरेज है वो आपको फास्ट क्विक रेस्पॉन्स करेगा स्टोरेज। तो लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि अगर आपका ये यहाँ से कोई वॉल्यूम आपने इस वाले VM पे अगर माउंट कर रखा है तो इस वॉल्यूम को आप डिटैच करके यहाँ पे नहीं ले जा सकते। अगर मैं एक स्नैपशॉट की भी बात करता हूँ तो स्नैपशॉट भी एफेमरल स्टोरेज का सपोर्टेड नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इतने सारे फीचर नहीं है तो हम इसको कौन से कंडीशन में, कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोडक्शन में हम कहाँ पे यूज करेंगे इसका? तो सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है आपका, एक तो डेवलपमेंट या टेस्टिंग में, ठीक है। जब आपने देखा होगा कंपनीज में जब डेवलपमेंट या टेस्टिंग होती है तो वहाँ पे उनको स्टोरेज का क्विक रेस्पॉन्स चाहिए एक तो, और आपने बोला कि डेवलपमेंट टेस्टिंग में मेरे को नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस बनाने होते हैं टेस्टिंग के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हार्डवेयर कॉस्ट का पे कर दूँ लेकिन स्टोरेज का मेरे को पे ना करना पड़े। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, इस वाले स्टोरेज को यूज कर सकते हो। तो मेन है आपका डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए कंपनीज जो ज़्यादातर उन्हें डेवलपमेंट या टेस्टिंग का काम करना होता है, दे जनरली गो विद द एफेमरल स्टोरेज, इंस्टेंस स्टोरेज और टेम्पररी स्टोरेज। दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी की और बात कर लेते हैं। एफेमरल स्टोरेज, एन इंस्टेंस स्टोर प्रोवाइड्स टेम्पररी ब्लॉक लेवल स्टोरेज फॉर योर इंस्टेंस। दिस स्टोरेज इज लोकेटेड ऑन डिस्क। कहाँ पे अवेलेबल है ये स्टोरेज? लोकेटेड ऑन डिस्क दैट आर फिजिकली अटैच टू द होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर का मीनिंग है यहाँ पे आपके हाइपरवाइजर से डायरेक्टली ये फिजिकल डिस्क की तरह अटैच्ड होता है। इफेमरल स्टोरेज अटैच टू एन इंस्टेंस,
ephemeral storage attached to an EC2 instance and it is located on the same server। जहाँ पे आपका VM चल रहा है, स्टोरेज उसी सर्वर पे अवेलेबल है, that is EC2 hosting the EC2 इंस्टेंस। जो फिजिकल सर्वर आपके EC2 सर्वर को होस्ट कर रहा है, जहाँ पे आपकी VM रनिंग में है, इंस्टेंस आपका रनिंग में है, स्टोरेज आपको उस वाले हाइपरवाइजर से ही आपके EC2 सर्वर के लिए मिलेगा। इसीलिए हम इसको लोकल स्टोरेज भी बोलते हैं, टेम्पररी स्टोरेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन होती हैं डेटा परसिस्ट के लिए। डेटा परसिस्ट व्हेन यू रीबूट EC2 इंस्टेंस। दो तरीके हैं, देखो दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। तो लेट सपोज आपने दो डिफरेंट टाइप के स्टोरेज अगर प्रोविजन करे, तो दोनों कंडीशन में आपको समझा देता हूँ। दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। तो कंडीशन 1 आपकी देखो एक ये हो सकती है, आपने बोला कि सर लेट सपोज मैंने जो रूट वॉल्यूम है सर्वर का, जो मैंने EC2 इंस्टेंस जो प्रोविजन कर रहा है, उसका जो रूट वॉल्यूम है वो मैंने ले लिया क्या, EBS, यानी कि एक जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है EBS वॉल्यूम मैंने लिया। रूट वॉल्यूम में ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन मैंने EBS को चूज करके कर लिया, और मेरा जो सेकेंडरी वॉल्यूम है, यानी कि जिसको आप सेकेंडरी पार्टीशन आप बोल रहे हो, इसको मैंने ले लिया क्या, इफेमरल स्टोरेज पे। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपने EBS में इंस्टॉल कर दिया, और एप्लीकेशन का डेटा के लिए जो स्टोरेज आपको चाहिए वो आपने इफेमरल स्टोरेज ले लिया। अब यहाँ पे डेटा परसिस्ट की दो कंडीशन काम करती हैं। अगर आपने कंडीशन 1 में अगर आपने इस EC2 को रीबूट किया, तो यहाँ पे डेटा आपका कहाँ पे रखा है, सारा सेकेंडरी यानी कि इफेमरल स्टोरेज में। एप्लीकेशन का डेटा कहाँ पे है, तो डेटा आपका परसिस्ट है रीबूट पे, यानी कि जब तक आप मशीन को रन कर रहे हो डेटा आपको मिलने वाला है, ठीक है। डेटा परसिस्ट है। रीबूट के केस में अगर आपने इस VM को क्या कर दिया, स्टॉप किया या फिर शट डाउन किया, तो डेटा आपका क्या है, डेटा नॉन परसिस्टेंट। यानी कि अगर आपने इस सर्वर को अगर शट डाउन करके स्टार्ट किया, तो स्टार्ट तो हो जाएगा आपका, और आपको इफेमरल स्टोरेज भी मिल जाएगा। लेट सपोज आपने 75 GB का एक इफेमरल स्टोरेज लिया, और ये जो ड्राइव होती है ना, बाय डिफॉल्ट AWS आपको SSD ड्राइव देता है आपके सर्वर के साथ, सॉलिड स्टेट जो ड्राइव है आपकी। तो दैट्स द रीजन, अनदर रीजन कि आपका जो स्टोरेज है बहुत फास्ट होता है। आपको जो एक स्टोरेज की जो डिस्क की जो ड्राइव दे रहे हैं ना, वो SSD ड्राइव्स हैं, और जो ड्राइव्स हैं आपकी वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन है, अगर रिबूट किया तो डेटा परसिस्ट है आपका, अगर आपने स्टॉप करके शट डाउन करके VM को अप किया तो डेटा नॉन परसिस्टेंट है, स्टोरेज आपको मिल जाएगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो EBS पे आपका VM अप आ जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन का डेटा आपका नॉन परसिस्टेंट है, डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो पहला प्रैक्टिकल हमने ये करके देखना है, ठीक है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 में देखो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे लेट सपोज आपने क्या किया, रूट वॉल्यूम को जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करनी है, वहाँ पे आपने क्या ले लिया, इफेमरल स्टोरेज ले लिया, ठीक है। एंड सेकेंडरी वॉल्यूम की भी मैं अगर आपसे बात करता हूँ, सेकेंडरी वॉल्यूम भी आपने क्या ले लिया, इफेमरल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने मशीन को अगर रीबूट किया तो डेटा आपका अगेन परसिस्ट है, प्राइमरी में भी डेटा मिलेगा आपको, सेकेंडरी में भी मिलेगा, यानी कि डेटा लॉस नहीं होगा रीबूट पे। अगर आपने मशीन को शट डाउन किया या स्टॉप्ड किया तो योर मशीन विल नॉट कम अप आफ्टर नेक्स्ट रीबूट, बोल सकते हो आप, ठीक है। यानी कि
शटडाउन और रीबूट का बिहेवियर मैंने आपको, रीबूट पे तो डेटा परसिस्ट है अगर आपने कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे आपने अगर शटडाउन या स्टॉप्ड किया वीएम को और फिर आप मैनुअली स्टार्ट कर रहे हो तो रूट वॉल्यूम आपका एफेमरल स्टोरेज में है, और एफेमरल स्टोरेज को AWS बोलता है कि अगर आपने शटडाउन कर दिया तो मैं ये समझता हूँ कि स्टोरेज को आपने रिलीज कर दिया, उस स्टोरेज के डेटा को मैं वाइप आउट कर देता हूँ अपने एंड से। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रूट वॉल्यूम में था और रूट वॉल्यूम AWS ने डिलीट कर दिया, डेटा डिलीट कर दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बूट नहीं होगा। दैट्स द रीजन आपके कंडीशन 2 में सर्वर आपका अप नहीं आएगा, ठीक है। डेटा लॉस्ट व्हेन इंस्टेंस स्टॉप और टर्मिनेटेड, देर इज नो वे टू डिटैच एफेमरल स्टोरेज वॉल्यूम फ्रॉम EC2 इंस्टेंस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट, because we cannot detach ephemeral storage volume from the EC2 instance, but this is supported in EBS, right? So next point is ideal for temporary memory type storage label things. Temporary memory label type, इसका एग्जाम्पल कोई दे सकता है? अगर आपको जैसे कि लेट सपोज लाइनेक्स में आपने सुना होगा हमारे पास एक स्वैप यूटिलिटी होती है, तो इट्स रिकमेंडेड ऑलवेज कि अगर आपको स्वैप कॉन्फ़िगर करना है लाइनेक्स में, स्वैप पार्टीशन जो होता है आपका, तो यू ऑलवेज गो विद द एफेमरल स्टोरेज, बिकॉज स्वैप भी क्या होता है हमारा एक वर्चुअल मेमोरी की तरह लाइनेक्स में काम करता है। एक मिनट देना, एक कॉल आ रहा है ना, ठीक है। तो स्वैप पार्टीशन आपको अगर इंस्टॉल करना है तो गो विद द एफेमरल स्टोरेज, बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छा स्टोरेज का लेटेंसी कम मिलेगा, आईओप्स काउंट थ्रूपुट अच्छा मिल रहा है। तो स्वैप भी हमारा जनरली हम कॉन्फ़िगर करते हैं फिजिकल पार्टीशन को यूज़ करके, कि जब भी आपको स्वैप पार्टीशन की ज़रूरत पड़े तो गो विद द फिजिकल पार्टीशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बेस्ट फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने। देर आर AMIs दैट कम्स विद द एफेमरल स्टोरेज। तो AWS ने क्या कर रखा है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो AMI में आपको जो प्री कॉन्फ़िगर्ड AMI दे रखी हैं उसमें ऑलरेडी एफेमरल स्टोरेज के साथ कुछ AMIs को उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका जैसे VM आपका यहाँ पे इंस्टेंस V और इंस्टेंस A आपका है अगर रनिंग में है, तो आपके जिस होस्ट कंप्यूटर पे आपका ये VMs दोनों चल रहे हैं तो उनका जो स्टोरेज है ना, इंस्टेंस स्टोर जो है वो लोकल डिस्क से मिल रहा है। तो डिस्क ना आपको ऐसे दिखती है यहाँ पे, एफेमरल 0, एफेमरल 1, ये डिस्क के नाम है आपके यहाँ पे। सेम आपके दूसरे होस्ट कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ तो स्टोरेज यहाँ पे लोकल में से मिलता है आपको। दैट्स द रीजन कि आपको फास्ट रेस्पॉन्स मिलता है स्टोरेज में। सो दैट्स इट्स फ्रॉम द थ्योरी पार्ट, ठीक है।